माँ, कल मेला है, क्या हम वहाँ जलेबी की दुकान नहीं लगाएंगे? मुझे आपके हाथ की जलेबी खानी है। बेटा, चीनी खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। बिना चीनी के जलेबी कैसे बनेगी? शायद इस साल हम दुकान नहीं लगा पाएंगे। रानो हिम्मत करके उधार मांगने राशन की दुकान पर गई। सेठ जी, मुझे थोड़ी चीनी उधार दे दीजिए। मेला खत्म होते ही मैं पैसे चुका दूंगी। मेरे बच्चे की बहुत उम्मीद है। माफ कीजिए रानो बहन, पिछला हिसाब अभी बाकी है। बिना पैसे के यहाँ एक दाना चीनी नहीं मिलेगी। आगे बढ़िए। रोती हुई रानो फूलों के पास बैठ गई। उसकी सिसकियां सुनकर रानी मधुमक्खी बाहर आई। रानो ने कभी रानी मधुमक्खी की जान बचाई थी। रानो बहन, क्यों रो रही हो? चीनी नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास दुनिया की सबसे मीठी और शुद्ध चीज है, शहद। तुम चीनी की जगह शहद ले जाओ। लेकिन रानी बहन, शहद तो बहुत कीमती होता है, तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं। ले जाओ और शुद्ध जलेबी बनाओ। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी जलेबियों की तैयारी कर रहा था। उसे ज्यादा मुनाफा कमाना था। चीनी बहुत महंगी है और केसर तो उससे भी महंगा। मैं मैदे में ये लाल पेंट और ढेर सारी नकली चीनी मिला देता हूँ। जलेबी लाल और चमकदार दिखेगी। बच्चे तो रंग देखकर ही टूट पड़ेंगे। कालू जब पेंट मिला रहा था तो उसकी पत्नी गौरी कव्वी वहाँ आई। उसने उंगली से थोड़ा सा घोल चखा। थू थू, छी, ये क्या बनाया है? इसका स्वाद तो मिट्टी के तेल जैसा है। कालू, अगर ये किसी बच्चे ने खा लिया तो वो बीमार पड़ जाएगा। इसे फेंक दीजिए। तुम चुप रहो गौरी, तुम्हें बिजनेस की समझ नहीं है। स्वाद गया भार में। मुझे सिर्फ चमक और पैसा चाहिए। तुम बस नोट गिनने की तैयारी करो। गौरी डरकर चुप हो गई, लेकिन उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। नदी किनारे जहाँ रानो ने मिट्टी का चूल्हा बनाया है। माँ, ये जलेबी तो लाल नहीं है, ये तो भूरी है। क्या कोई इसे खरीदेगा? रानो ने शहद से जलेबी बनाना शुरू किया। शहद की वजह से जलेबी का रंग सुनहरा भूरा हो गया था, लाल नहीं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। बेटा, ये रंग में कम हो सकती है, लेकिन स्वाद और सेहत में ये नंबर 1 है। सच का रंग सादा ही होता है। मेला शुरू हो गया। रंग बिरंगे झूले लगे थे। जंगल के सारे जानवर पक्षी अपने बच्चों के साथ आ रहे थे। गुतिरगू गुतिरगू, मुझे वो बड़ा वाला लाल गुब्बारा चाहिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे चिंटू, उठो बेटा, अभी तो हम गेट पर हैं। अंदर जाकर दिला दूंगी। देखो, सब हंस रहे हैं। पापा, मुझे वो सीटी चाहिए जो पी पी बजती है। अगर आपने नहीं दिलाई तो मैं यहीं से चिल्लाता रहूंगा। शांत हो जाओ मीकू, तुम तो मेरी ही नाक कटवाओगे। चलो दिलाता हूँ। मुझे वो मौत का कुआं देखना है। मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ झूला झूलना है। बेटा, वो बड़ों का झूला है, आप गिर जाओगे। चलो, हम रानो मौसी की जलेबी खाएंगे। कालू ने अपनी दुकान को गुब्बारों से सजाया था। उसकी जलेबियाँ खून जैसी लाल और चमकदार थीं। आ जाओ आ जाओ, जंगल की सबसे लाल, सबसे रसीली जलेबी। ऐसी जलेबी जो मुंह में घुल जाए। एक के साथ एक फ्री। वाह, कितनी सुंदर जलेबी है, मुझे यही खानी है। भीड़ कालू की दुकान पर टूट पड़ी। मेले के शोर शराबे से दूर मोटे लाल चूहा कचरे के पास बैठा था। उसने एक अजीब चीज देखी। कुछ मक्खियाँ कालू की गिरी हुई जलेबी पर बैठीं, लेकिन तुरंत उड़ गईं। लेकिन रानो की दुकान की तरफ मक्खियों की लाइन लगी थी। ये अजीब है। मक्खियाँ हमेशा मीठे पर बैठती हैं। अगर वे कालू की जलेबी छोड़ रही हैं तो ज़रूर उसमें जहर है। कुदरत कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे रानो की जलेबी ही खानी चाहिए। चूहा समझदार था। उसने पेंट वाली जलेबी को सूंघा भी नहीं और रानो की दुकान की तरफ चल दिया। रानो की दुकान पर कोई नहीं था। उसकी जलेबियाँ साधारण दिख रही थीं। मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, लेकिन ग्राहक नदारद थे। कुकू उदास बैठा था। धैर्य रखो कुकू, जहर बेचकर अमीर होने से अच्छा है अमृत बेचकर गरीब रहना। जानवरों ने कालू की लाल जलेबियां खाईं। थोड़ी देर बाद कीकी कबूतर और मिट्ठू तोता ने पेट पकड़ लिया। मेरा पेट!
ऐसा लग रहा है अंदर आग लग गई है। उफ, ये जलेबी थी या पत्थर? बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखते ही देखते कई बच्चे बीमार होकर गिर गए। सबको वैद्य जी उल्लू के पास ले जाया गया। वैद्य जी ने जलेबी का टुकड़ा देखा और उसे पानी में डाला। पानी लाल हो गया। ये तो केमिकल वाला पेंट है। कालू ने चंद पैसों के लिए सबकी जान खतरे में डाल दी। इन बच्चों को तुरंत कोई शुद्ध और ठंडी चीज खिलानी होगी, वरना इनका बचना मुश्किल है। वैद्य जी ने सबको रानो की दुकान की तरफ इशारा किया। रानो की जलेबी शहद से बनी है। शहद ही इस जहर का इलाज है। जल्दी जाओ और वो जलेबी खाओ। सारे जानवर रानो की दुकान पर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने रानो की जलेबी खाई, उनके पेट को ठंडक मिली और दर्द कम होने लगा। आह, ये तो जादू है। कितनी मीठी और नरम है। मेरा दर्द गायब हो गया। रानो की सारी जलेबियां बिक गईं। कालू को पुलिस कुत्ते पकड़ कर ले जा रही थी। कुकू गर्व से अपनी माँ को देख रहा था। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। याद रखिए, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। सेहत से बड़ा कोई स्वाद नहीं है। मेला खत्म होने के बाद रानो अपनी दुकान समेट रही थी। उसके पास अब इतने पैसे थे कि वो अपना पुराना उधार चुका सके और कुकू के लिए नए कपड़े खरीद सके। तभी रानी मधुमक्खी अपने दल के साथ वहां पहुंची। रानो बहन, आज तुम्हारी ईमानदारी ने न केवल बच्चों की जान बचाई, बल्कि मेरे शहद का मान भी बढ़ा दिया। तुम्हारी मेहनत देखकर मेरे दल ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला रानी बहन? अब से तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम हर साल तुम्हारे घर के पास वाले पेड़ पर अपना छत्ता बनाएंगे। तुम हमारी सुरक्षा करना और बदले में हम तुम्हें अपनी फसल के लिए शुद्ध शहद देंगे। अब जंगल में रानो की शहद वाली जलेबी की पक्की दुकान खुलेगी। वाह, अब तो हमारी दुकान का नाम होगा ईमानदारी की मिठास। अगले ही पल जंगल के उन सभी जानवरों ने जिनके बच्चे रानो की जलेबी खाकर ठीक हुए थे, रानो को एक सुंदर लकड़ी का ठेला उपहार में दिया। उस ठेले पर फूलों से लिखा था, शुद्धता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। दूर कैद खाने की खिड़की से कालू कौवा देख रहा था कि कैसे बिना किसी दिखावे और पेंट के रानो की साधारण सी दिखने वाली दुकान आज पूरे जंगल की शान बन गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलावट और दिखावा थोड़े समय के लिए लुभा सकता है, लेकिन अंत में जीत शुद्धता और ईमानदारी की ही होती है। यह जंगल जितना हरा भरा था, यहाँ की जिंदगी उतनी ही मुश्किल थी, खासकर रानो चिड़िया के लिए। उसके पति को गए जमाना हो गया था। अब इस दुनिया में इन दो नन्ही जानों के सिवा उसका कोई नहीं था। अम्मा, बहुत भूख लगी है। अम्मा, पेट में दर्द हो रहा है, दाना ला दो ना। मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा सब्र करो, अम्मा अभी जाती है और आप दोनों के लिए मीठे फल लेकर आती है। आप बस यही रहना, बाहर मत निकलना। रानो घोंसले से निकलती है। वह पेड़ के तने से नीचे जमीन पर आती है। वहाँ उसकी मुलाकात रानी चींटी से होती है, जो अपनी फौज के साथ एक बड़ा सा दाना खींच रही थी। रानो बहन, आदाब। कहाँ चली सुबह सुबह? बच्चे ठीक है? क्या बताऊं रानी बहन, बच्चे भूखे हैं। उन्हीं के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। अरे, यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? यह दाना आप ले जाओ। नहीं नहीं रानी बहन, यह आपकी मेहनत है। आपके भी तो लाखों बच्चे हैं, मैं यह हक नहीं मार सकती। बहन, हक की बात नहीं, फर्ज की बात है। मेरे बच्चे सब्र कर लेंगे, लेकिन आपके बच्चे रो रहे हैं। उनकी आवाज मुझ तक आ रही है। आप यह ले जाओ। दोस्ती से बढ़कर कोई दाना नहीं होता। रानी चींटी उसे देखकर मुस्कुराती है और अपनी फौज के साथ दूसरे काम पर लग जाती है। लेकिन उस आसमान पर एक जालिम की हुकूमत थी, एक वहशी शिकारी चील। उसका खौफ ऐसा था कि परिंदे अपने बच्चों को घोंसलों से बाहर नहीं निकलने देते थे। पास के एक जामुन के पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी सब देख रहे थे। अजी, आज तो जंगल में बड़ी शांति है। ये शांति
तूफान से पहले की है गोरी। चील भूखा है, आज कोई न कोई शिकार बनेगा। हमें बस नजर रखनी है कि बाकी बचा खुचा माल हम उठा सकें। रानी चींटी का दिया दाना खाकर रानों के बच्चे सो गए थे। यह दाना तो आज खत्म हो जाएगा। कल मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मुझे और दानों का इंतजाम करना ही होगा। बच्चों के उठने से पहले वापस आ जाऊंगी। रानों को गए कुछ ही पल हुए थे, तभी कालू कौवा रानों के घोंसले के पास आया। अरे वाह, 2 नरम नरम बच्चे, आज तो दावत हो जाएगी। जैसे ही कालू बच्चों पर चोंच मारने लगता है, आसमान से वह खौफनाक चील तेजी से नीचे आता है। खबरदार कालू, ये मेरा शिकार है। माफ कर दो मालिक, गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपके हैं। ये बच्चे किसके हैं? मालिक, ये रानो चिड़िया के बच्चे हैं। वो बड़ी घमंडी है, आपको जंगल का राजा नहीं मानती। मैं तो बस उन्हें सजा दे रहा था। ये रहे आपके बच्चे। मेरा मतलब है ये रहे बच्चे, आप इन्हें ले जाइए। वो अपने पंजों से गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा को घोंसले समेत उठा लेता है। अम्मा, अम्मा, बचाओ! चील उन्हें लेकर अपनी खौफनाक गुफा की तरफ उड़ जाता है। रानो चिड़िया चोंच में दाना दबाए वापस आती है, पर वहाँ घोंसला नहीं था। पेड़ की टहनी टूटी हुई थी। रानो के पंखों से दाना छूटकर जमीन पर बिखर जाता है। नहीं, नहीं, गुड़िया, कुकू, मेरे बच्चे कहाँ गए? रानो की चीखें सुनकर हरिया तोता और बंटी कबूतर दौड़ कर आते हैं। रानो बहन, हिम्मत रखो। वो जालिम चील, वो तुम्हारे बच्चों को उठा ले गया। रानो, कालू कौवा और गोरी कौवी भी झूठा अफसोस जताने आ जाते हैं। बहुत बुरा हुआ रानो बहन, हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। हम क्या कर सकते थे? मेरे बच्चे, नहीं, मैं मर जाऊंगी। कोई मेरे बच्चों को वापस ला दो, कोई मेरी मदद करो। तभी पेड़ के तने से रेंगती हुई रानी चींटी ऊपर आती है। रानो बहन, रोना बंद करो और इस गद्दार की बात सुनो। ए चीटी, अपनी औकात में रह। औकात तो आज तुमने दिखा दी कालू। मेरी एक सिपाही चींटी ने सब देखा है। जब चील आई तो तुमने खुद रानो बहन के घोंसले का पता उसे बताया। तुमने मेरे दोस्त के बच्चों का सौदा अपनी जान बचाने के लिए किया। ये सुनते ही सारे परिंदे कालू कौवे पर थूकने लगते हैं। रानो चिड़िया रोना बंद करके खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू की जगह अब आग थी। वो रात जंगल की सबसे काली रात थी। रानो का दिल बैठा जा रहा था। उसे डर था कि सुबह तक उसके बच्चे जिंदा बचेंगे भी या नहीं। रानी चींटी, हम आपका एहसान मानते हैं कि आपने सच्चाई बताई, लेकिन हम उस चील का मुकाबला कैसे करेंगे? वो उस काली पहाड़ी पर रहता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। तो क्या मैं अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? हिम्मत मत हारो रानो बहन। ये मत भूलो कि तुम्हारी एक दोस्त जमीन पर भी रहती है। आप क्या करेंगी रानी बहन? आप सब परिंदे आसमान में उसकी गुफा ढूंढो और मैं जमीन के रास्ते अपनी फौज लेकर आती हूँ। हम चींटियाँ गन से रास्ता ढूंढती हैं। चील जहाँ भी तुम्हारे बच्चों को ले गया है, उनकी गंध हवा में होगी, जमीन पर होगी। मेरी फौज आज रात जंगल का जर्रा जर्रा छान मारेगी। रानी चींटी अपनी लाखों चींटियों को हुक्म देती है। चींटियों की एक काली लहर जंगल के हर कोने में फैल जाती है। दूसरी तरफ उस खौफनाक पहाड़ी की चोटी पर चील अपनी गुफा में बैठा था। कुकू, मुझे अम्मा के पास जाना है। ये जगह कितनी डरावनी है। डरो मत गुड़िया, अम्मा जरूर आएंगी, वो हमें बचा लेंगी। तुम्हारी अम्मा, वो यहाँ तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकती। सुबह का सूरज निकलते ही मैं तुम दोनों का मजेदार नाश्ता करूँगा। तब तक सो जाओ। रानो, हरिया और बंटी कबूतर गुफा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। रानो बहन, रुको, हम एक साथ हमला नहीं कर सकते। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को छोड़ दो जालिम।
तो तुम आ ही गई अपने बच्चों की मौत का तमाशा देखने। चील रानो पर हमला करने के लिए झपटता है। ऐन मौके पर हरिया तोता और बंटी कबूतर आकर चील से टकरा जाते हैं। रानो बहन, तुम बच्चों को बचाओ, हम इसे रोकते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। उसने अपने पंजों से एक ही वार में हरिया तोते का पंख जख्मी कर दिया। बंटी कबूतर भी लहूलुहान हो गया। इससे पहले कि चील रानो पर वार करता, उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। ये क्या बकवास है? चींटियाँ? रानी चींटी लाखों चींटियों के लश्कर के साथ पहाड़ी पर चढ़ आई थी। हमला! इसकी आंखों पर हमला करो, इसे अंधा कर दो। हजारे चींटियां उसके परों में, उसके बदन में घुस गईं और उसे काटने लगीं। मेरी आंखें! हटो, हटो यहाँ से! वो हवा में ठीक से उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखें लहूलुहान हो चुकी थी। वो अंधा हो चुका था। रानो बहन, जाओ, अपने बच्चों को ले आओ। रानो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाती है। वह सब तेजी से गुफा से बाहर निकलते हैं। चील अभी भी दर्द से तड़प रहा था। वह उस खौफनाक पहाड़ी से बहुत दूर निकल जाते हैं। रानो ने अपने बच्चों को एक घने पेड़ की टहनी पर उतारा। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी गुड़िया, मेरा कुक्कू। लेकिन रानो की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसे अपनी दोस्त की याद आई। रानी बहन, मेरी रानी बहन कहाँ है? रानो उस पेड़ के तने के पास जाती है। एक पत्ते पर रानी चींटी घायल पड़ी थी। चील जब अंधा होकर तड़प रहा था, तो उसका एक पंजा रानी चींटी के ऊपर पड़ गया। रानी बहन, ये आपने क्या किया? मेरी वजह से आपकी जान। रो मत बहन, दोस्ती का फर्ज निभाना था। तुम्हारे बच्चे सलामत हैं, बस यही काफी है। इतना कहकर रानी चींटी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आज उसके बच्चे बच गए थे, लेकिन रानो चिड़िया ने इस जीत की सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने अपनी सबसे सच्ची दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। रानो चिड़िया का घोंसला जंगल के उस हिस्से में था जहाँ एक गंदा तालाब था। वहाँ हमेशा बदबू आती रहती थी। उसके बच्चे कुकू और गुड़िया घोंसले में मुंह सिकोड़े बैठे थे। मम्मा, यहाँ कितनी गंदी बू आ रही है, मुझसे सांस नहीं ली जाती। हाँ मम्मा, इस बदबू के कारण कोई दोस्त भी यहाँ खेलने नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चों कुकू और गुड़िया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। ये बदबू सच में असहनीय है और मुझे बहुत दुख होता है कि तुम ऐसी जगह रहने को मजबूर हो। काश मैं इस बदबू से तुम्हें बचा पाती, लेकिन मैं क्या करूँ? इस वक्त एक नया साफ सुथरा घोंसला बनाने के लिए मैं चाह कर भी जंगल से एक तिनका भी नहीं ला सकती। क्यों मम्मा? जंगल में तो बहुत तिनके हैं। बेटा, अब वो तिनके हमारे नहीं रहे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रंजना, यास्मीन, निशा शर्मा, आयुष शर्मा, रिशु शर्मा, रिचा सक्सेना। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की। जिस लालची कालू कौवे ने खुद को जंगल का ठेकेदार घोषित कर दिया है। उसने जंगल की हर घास और लकड़ी पर कब्जा कर लिया है। अब वो एक एक तिनका दानों के बदले बेचता है और मेरे पास तो उसे देने के लिए दाने भी नहीं है। रानो चिड़िया उदास होकर अपने बच्चों को देखती है। जंगल के बीचों बीच कालू कौवा एक बड़े से पत्थर पर अकड़ कर बैठा था। उसने अपने गले में जंगल ठेकेदार की एक तख्ती लटकाई हुई थी। उसके 2 गुंडे मोटे कौवे पास में खड़े थे। जंगल के सारे पंछियों, कान खोल कर सुन लो। आज से इस जंगल के हर सूखे तिनके, हर लकड़ी और हर घास फूस पर मेरा कालू ठेकेदार का कब्जा है। हाँ हाँ, अब कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलेगा, सबका मोल लगेगा। कालू अपने गुंडों की तरफ मुड़ता है।
और तुम दोनों पूरे जंगल में गश्त लगाओ। जी ठेकेदार जी। अगर कोई भी चिड़िया या पक्षी मेरी इजाजत के बिना जमीन से एक तिनका भी उठाते दिख जाए तो फौरन उसे पकड़ लेना। और सजा मालिक? उसकी चोंच से वो तिनका छीन लेना और उसे मेरे सामने पेश करना। अब कोई भी गरीब इस जंगल से मुफ्त में अपना घर नहीं बना पाएगा। अब वो रानो आएगी तिनके मांगने, तब मजा आएगा। जंगल के उस पार एक किसान और उसकी पत्नी अपने गुलाब के खेत में सूखे पौधों को छांट रहे थे। भाग्यवान, ये सबसे अच्छी वाली गुलाब की कलम भी सर्दी से सूख गई। अरे ये तो बहुत कीमती थी। अब ये किसी काम की नहीं, इसे कूड़े में फेंक दो। नहीं जी, मैं इसे खेत के किनारे फेंक आती हूँ। किसान की पत्नी उस सूखी गुलाब की कलम को खेत के किनारे फेंक देती है। रानो चिड़िया उसी खेत के पास से गुजर रही थी जब उसकी नजर उस सूखी गुलाब की कलम पर पड़ी। हे भगवान, बेचारी तुम बिल्कुल सूख गई हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल भर आया, पर मुझे लग रहा है कि तुम में जरा सी भी जान बाकी है, एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। मैं तुम्हें ऐसे ही मुरझाने नहीं दूंगी। रानो उस सूखी कलम को अपनी चोंच में उठाती है। हाँ, मैं यही करूंगी। मैं तुम्हें अपने बदबूदार घोंसले के पास की साफ जमीन पर लगा दूंगी। शायद मेरी थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी मेहनत और रोज का प्यार भरा पानी तुम्हें फिर से हरा भरा कर दे। मुझे उम्मीद है तुम फिर से जी उठोगी। रानो उस कलम को लाकर अपने बदबूदार घोंसले से थोड़ी दूर साफ जमीन पर लगा देती है और तालाब से अपनी चोंच में पानी लाकर उसे सींचती है। रानो रोज उस सूखी कलम को पानी देती। एक दिन जब रानो उस कलम को पानी दे रही थी, एक बहुत कमजोर और छोटी सी तितली वहां आकर गिर पड़ी। पानी, मुझे थोड़ा पानी दो, मैं प्यास से मर रही हूँ। हे भगवान, इस बेचारी के तो पंख भी नहीं हिल रहे। रानो ने जो पानी अपनी चोंच में उस गुलाब के लिए भरा था, वो सारा पानी उसने तितली को पिला दिया। बहन, आप ये पानी पी लो, गुलाब को मैं बाद में पानी दे दूंगी। पानी पीते ही उस तितली के पंख चमकने लगे और वो एक खूबसूरत जादुई तितली में बदल गई। आप कौन? मैं इस जंगल की जादुई तितली हूँ। रानो, मैं तुम्हारी अच्छाई देख रही थी। तुमने एक सूखी बेजान कलम को बचाने के लिए इतनी मेहनत की और जब उस कलम को पानी की जरूरत थी तब भी तुमने मुझसे अपनी चोंच का पानी बांट लिया। वो तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी इसी दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जादुई तितली उड़कर उस सूखी गुलाब की कलम पर बैठ गई। जैसे ही तितली ने सूखी कलम को छुआ, एक चमत्कार हुआ। वो कलम तेजी से बढ़ने लगी। उसकी टहनियाँ आपस में गुथकर एक सुंदर मजबूत गुलाब के घर में बदल गईं। मम्मा, देखो! वो घर हजारों खुशबूदार फूलों से खिल उठा, जिसकी मीठी खुशबू ने तालाब की सारी बदबू खत्म कर दी। मेरे बच्चों, हमारा नया घर गुलाब के घर की मीठी खुशबू सूंघकर हरिया, बंटी और गिल्लू हैरान होकर रानो के पास खींचे चले आए। रानो दीदी, ये अद्भुत खुशबू कहाँ से? तीनों की नजर उस खूबसूरत गुलाब के घर पर पड़ती है और वे अवाक रह जाते हैं। अरे बाप रे, रानो बहन,